बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैंने हंसते हुए कहा, गजाला की बाजियाबी इस वक्त का अहम तरीन मसला ज़रूर है, लेकिन आखिरी नहीं। ये ना भूलो कि माफिया मेरी मजबूरी बनी हुई है और शी और माफिया के बड़े किसी भी वक्त मुझे यूरोप के किसी मुकाम पर तलब कर सकते हैं। इन अमूर को तय किए बगैर पुरसुकून घरेलू जिंदगी का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न हो सकेगा। शिकारी कुत्ते हर वक्त हमारे खून की बू पर लगे रहेंगे। खामोशी के साथ लातीनी या जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क की तरफ फरार होकर वहाँ रुपोशी की जिंदगी गुजारी जा सकती है। सुल्तान शाह ने तजवीज पेश की। मैं इस बारे में बहुत सोच चुका हूँ। अव्वल तो वो ममालिक दुनिया भर के बगोड़ों और इश्तिहारी मुजरमों के गढ़ हैं। दूसरी जंग अजीम के इक्का दुक्का मुजरम अब भी वहाँ दरियाफ्त होते रहते हैं। इन वजूह की बिना पर दुनिया भर की काबिल जिक्र खुफिया एजेंसियाँ वहाँ सरगर्म अमल रहती हैं। अमेरिका में मंशियात की सबसे बड़ी और जरखेज मंडी होने की वजह से इन ममालिक में जेरे जमीन तंजीमों की मजबूत शाखें हैं। कई ममालिक में हुकूमतें ड्रग माफिया के इशारों पर बनती और टूटती हैं। इंतजामिया के हजारों अहम अरकान इनके तनख्वाह याफ्ता होते हैं। वहाँ रहकर शी और माफिया से बचे रहने का ख्याल हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। हबीब जिवानी वाला ड्रामा भी कामयाब हो सकता है। सुल्तान शाह बोला, वो क्या इसकी तजवीज पूरी तरह समझ नहीं आ सकी थी। जर्मन पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक हबीब जवानी इनकी कैद में मर चुका है, लेकिन वो यहाँ जिंदा और आजाद है। सुल्तान शाह ने अपनी तजवीज की वजाहत करते हुए कहा, अब वो हबीब जवानी के नाम से कभी सामने नहीं आ सकता। नाम और शनाख्त खोकर जिंदा रहने से तो बेहतर है कि आदमी बेजिगरी से हालात का मुकाबला करते हुए पूरे आजाज के साथ मौत को गले लगा ले। वीरा की ख्वाबगाह में हल्की फुल्की गपशप में मसरूफ रहकर हम आने वाले लम्हात का इंतजार करते रहे। सुल्तान शाह को चाय देने के बाद वीरा ने बिस्तर पर दराज होकर आंखें मूंद ली थी। 6:30 बजे हम दोनों मुंह हाथ धोकर तैयार हो गए। वीरा गुस्ल के इरादे से बाथरूम में जा घुसी। मेरा ख्याल था कि वो काफी देर में फारिग होगी, मगर वो भी चंद ही मिनट में तैयार होकर बाहर आ गई और हम तीनों अपने असलहे समेत ख्वाबगाह से ड्राइंग रूम में मुंतकिल हो गए, जहाँ हमारे मोर्चे तैयार थे। वक्त धीमे धीमे सरकता रहा। सब अपनी अपनी जगह पर खामोश थे और असाबी तनाव लम्हा लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। वीरा मुसलसल सिगरेटें फूंक रही थी। 7 बजने में चंद सेकंड बाकी थे कि अचानक बजने वाली घंटी ने हम तीनों को चौंका दिया। वीरा यूं बुरी तरह उछली कि किसी ने इसके कान में करना बजा दिया हो। फोन की घंटी बजने का इदराक करते ही वो ड्राइंग रूम की तपाई पर रखे हुए फोन की तरफ लपकी थी, लेकिन मैंने साथ इसकी इज़्तिरारी कैफियत को रोक दिया। यहाँ नहीं, अपनी ख्वाबगाह में जाकर स्पीकर फोन पर वसूल करो। वो सबसे आगे लपकी थी। इसके पीछे पीछे हम दोनों इसकी ख्वाबगाह में पहुंच गए। इस वक्त तक वीरा स्पीकर फोन का बटन ऑन कर चुकी थी। इसकी हेलो के जवाब में मुल्ला सरकार या ब्लैक कैट टी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। 7 बजने वाले हैं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम्हारे घर से अगली गली में एक टैक्सी की पिछली नशिस्त पर मौजूद है। तुम वहाँ से इसे ला सकती हो। ये क्या बक रहे हो? मुल्ला सरकार की बात सुनते ही खोपड़ी चटक गई। तुमने इसे लवारस की तरह वहाँ क्यों फेंका है? तुम्हें इसको मेरे घर पहुंचाना था। मैं इसे तुम्हारे घर ही भेज देता, लेकिन मुझे कोई एतमाद का आदमी नहीं मिल सका। मैं खुद टैक्सी ड्राइव करके वहां तक लाया हूँ। इसका लहजा नरम और माजरत ख्वाहाना था। तो क्या तुम खुद को आदमी की बजाय चौपाया समझते हो? वीरा गुर्रा कर सवाल किया। तुम्हें मेरी मजबूरी मालूम है। डैनी किसी खूनी बेड़िए की तरह मेरे पीछे लगा हुआ है। इस वक्त मैं कहीं भी सामने आने का खतरा मोल नहीं ले सकता। वीरा इस जवाब पर मजीद बिफर गई। तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैंने तुमको पकड़ने के लिए डैनी को अपने घर में छुपाया हुआ है? वीरा का अपने दिल का चोर था, वरना मैं भी अंदाजा लगा सकता था कि मुल्ला सरकार का वो मकसद नहीं था। मेरी बात का गलत मफहूम न लो। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। वो मुदाफियाना लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शुबा नहीं है, लेकिन तुम खुद बता चुकी हो कि डैनी बड़ा खरांट है। ऊंट की तरह मुंह उठाए तुम्हारे पास चला आता है। इस वक्त आ गया तो क्या होगा? तुम्हारी तरह मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। इसके लबो लहजे का कोई असर लिए बगैर बोली, क्या पता कि मुझसे पहले मुझे मेरे घर से बाहर निकालना चाह रहे हो और आदमी मेरी गाद में हो। गजाला कैद में रखने के लिए तो तुम मुझे भी अगवा करने की कोशिश कर सकते हो। तौबा तौबा, मुझे इतना घटिया इंसान न समझो। मैं ऐसी गिरी हुई कोई भी हरकत नहीं कर सकता। एक पेशावर सीक्रेट एजेंट के लिए किसी इंसानी जान कोई वक़्त नहीं होती। वीरा इसकी बात काट कर बेरहमाना लहजे में बोली,
इसकी तरबियत का पहला असूल हर अपने मकसद का हसूल होता है। डैनी ने तुम्हारी दुम नमदा दिया है, इसलिए तुम अपनी खोई हुई पोजीशन बहाल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं इसे ले आऊं तो तुम मुझे मेरी सलामती की जमानत दे सकती हो? मुल्ला सरकार ने झिझकते हुए सवाल किया। हरगिज नहीं। वीरा इसकी दम तोड़ती हुई कुव्वत मुजाहमत का दो टोक लहजे में बोली। हम दोनों का एक ही पेशा है। पहले मैं जो कुछ तुम्हारे बारे में कह रही थी वही तुम पर भी सादक आता है। तुम्हारी जमानत तस्लीम करूंगी और कोई जमानत दूंगी। गजाला को लाना है तो खुद मेरे घर पर इसे वापस ले जाओ। इतनी तेजी से फैसले न करो, मुझे सोचने की मोहलत दो और इसी इल्तवा की दरख्वास्त किए बिना कुछ भी नहीं। अब इसे भूल जाओ। तुम पहले मरहले में ही ब्लैक कैट टी के मुर्तकब हुए हो। गजाला को लाने का वक्त गुजर चुका है। इस बारे में कोई बात नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहो। स्पीकर फोन पर इसकी गिड़गिड़ाती हुई आवाज उभरी थी। वो खुद तुम्हारे पास पहुंचती है या मैं इसे साथ लेकर आता हूँ? वो खुद कैसे आएगी? इस बार वीरा अपने इज़्तिरारी तहैयर पर काबू न पा सकी, लेकिन मुल्ला सरकार शायद वीरा के रोनमा होने वाली तब्दीली को महसूस नहीं कर सका और रवानी में इसे बेहोश करके लाया था। वो किसी मरीजा की तरह गाड़ी में लेटी हुई कार की पिछली सीट पर सो रही है। मैं इसे लाकर तुम्हारे घर का रास्ता समझा दूंगा। यानी तुम खुद नहीं आओगे? वीरा को एक मर्तबा फिर गुस्सा आ गया। अगर वो फौरी तौर पर होश में न आई तो मुझे ही को आना पड़ेगा। मेरी कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकती। इंसान पर जब बुरा वक्त आता है तो वो अपने साये से भी डरने लगता है। तुम जैसे डरावने एजेंट की जुबान से ये लतीफा अजीब सा लग रहा है। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि मुझे गजाला की आड़ में कोई और खेल का शुबा भी हो गया तो मैं गजाला को भी गोली मारने से गुरेज नहीं करूंगी। तुम वाकई बहुत अजीम हो मादाम। मुल्ला सरकार की तशक्कर अमेज आवाज उभरी। इसका मतलब है कि तुम मेरे दोनों तजावीज मंजूर कर ली हैं। मुझे डर सिर्फ इतना है कि वो खूंखार लड़की होश में आते ही मुझ पर हमला न कर दे। मुझे खुशामद से नफरत है। जो कुछ कर सकते हो वो 7:15 बजे तक कर लो। अगली गली से मेरे घर तक का फासला चंद सेकंड से ज्यादा नहीं है। वीरा का लहजा यक बियक दुरुस्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मादाम, फटकार सुनकर दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन कट गई। असाबी जंग में तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है, सुल्तान शाह ने तारीफी लहजे में कहा। मुखातब से बात करते हुए इसकी बदलती हुई ज़हनी कैफियत का ठीक ठीक अंदाजा लगाने में सिर्फ डैनी ही तुम्हारा हमसर है। तुम्हारी संग दिलाना गुफ्तगू से लम्हा भर के लिए मुझे भी शुबा होने लगा था कि तुम वाकई गजाला की दुश्मन हो गई हो। वो किसी भी लम्हे यहाँ आ सकता है। मैंने इन दोनों को ख्वाबगाह से बाहर धकेलते हुए जल्दी से कहा, घर की तमाम रोशनियां गुल करके खिड़कियों से पर्दे हटा दो ताकि हम लोग बाहर होने वाली नकलो हरकत पर निगाह रख सकें। और अगर इसने खुद यहाँ आने की बजाय गजाला को पता समझाकर इधर हाँक दिया तो क्या होगा? सुल्तान शाह ने कमरे से बाहर निकलते हुए सवाल किया। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मैंने चिड़चिड़े लहजे में कहा। हमारा मकसद आम खाने से है, पेट गिनने से नहीं। एक बार गजाला हमारी तहवील में आ गई तो मुल्ला सरकार का मुकाबला करना ज्यादा दुश्वार नहीं रहेगा। हम सब पूरी यकसोई के साथ इसकी हरकतों का सद्देबाब करके इसे घेर सकेंगे। इस असना में वीरा ने ड्राइंग रूम की तमाम रोशनियां गुल करके खिड़कियों पर से पर्दे हटाने शुरू कर दिए थे, जबकि अहाते के लैंप पहले से रोशन थे। इस वजह से हम अंधेरे में रहते हुए बाहर रोनुमा होने वाली तब्दीलियों पर नजर रख सकते थे, लेकिन बाहर से हमारा देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। मुल्ला सरकार के बारे में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अपने काम से फारिग होकर वीरा ने सवाल किया। हाँ, सुल्तान शाह हैरत से बोला। सारी रात यूसुफ जुलेखा सुनकर अब पूछ रही हो कि जुलेखा मर्द था या औरत थी? तुम्हें अभी तक पता नहीं चल सका कि हम इसका क्या करना चाहते हैं? अपनी चोंच बंद रखो, वीरा नागवारी के साथ बोली। डैनी मेरे सवाल को समझ रहा है। ऐसे मामलात में तुम अपनी नन्ही सी खोपड़ी पर ज्यादा जोर न दिया करो, किसी रोज वो चटक भी सकती है। मेरी कोशिश होगी कि इसे जिंदा पकड़ा जाए, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हालात काबू से बाहर हो जाने की सूरत में हम इसे जिंदा निकल जाने देंगे। ड्राइंग रूम के दो एतराफ में खिड़कियां थी। बगली खिड़की के मुकाबले सुल्तान शाह जम गया। दूसरी खिड़की से मैंने फाटक की निगरानी शुरू कर दी। वीरा मेरे करीब ही मौजूद थी। पिछली बार के मुकाबले में दोनों तरफ से बारूदी असलहा इस्तेमाल किया गया था और इसकी पुरशोर आवाजों ने पूरा इलाका की फजा मुक्तदर कर दी थी। वो तो हमारे सितारे अच्छे थे या इलाका पुलिस की नाअहली के कोई वीरा के मकान की तरफ मतवज्जो नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हमने मुल्ला सरकार के इस्तकबाल के लिए बेहतर तैयारियां की हुई थी। हमारे पास बड़े बोर के दो बे आवाज पिस्तौल और साइलेंसर लगी हुई एक बेशकीमत राइफल मौजूद थी, जिसकी मदद से ये किस्सा खामोशी के साथ
निपटाया जा सकता था। बिगड़ी हुई सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए 2 अदद कलाशनकोफ भी मौजूद थी। मुझे उम्मीद थी कि इन तमाम इंतजामात के सबब वो मुल्ला सरकार की आजाद और खुद मुख्तार जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। वीरा के मकान से अगली गली का फासला बहुत ज्यादा नहीं था और मेरा ख्याल था कि जो कुछ भी होना था वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में रूनुमा हो सकता था। जब हम इंतजार करते हुए तकरीबन निसफ घंटा गुजर गया तो मेरे असाब पर बेचैनी सवार होने लगी। तवील होते हुए सब्र आजमा लम्हात के वीरा के लिए भी ज़हनी बेआरामी का सबब बन रहे थे। इसलिए सबसे पहले इसी ने अपने दिल में पैदा होने वाले खदशात का इजहार किया। इस ताखीर पर मुझे तशवीश होने लगी है। मेरा ख्याल है कि मुल्ला सरकार खुद यहाँ आने से गुरेज कर रहा है। वो गजाला को ही होश में लाकर इधर रवाना करेगा। हो सकता है कि वो गजाला पर बेहोशी की दवा के असरात दूर करने में नाकाम रहा हो। मैंने कहा, गजाला इसकी कैदी है। ऐन मुमकिन है कि इसने होश में आते ही मुल्ला सरकार की कोई बात सुने बगैर इस पर हमला कर दिया हो और वो जान बचाकर भाग निकलने पर मजबूर हो गया हो। वीरा ने पुरतशवीश लहजे में कहा, ये सूरत हाल हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। ना गजाला ये जान सकी होगी कि वो हमसे इस कदर नजदीक मौजूद है और ना ही मुल्ला सरकार गजाला के बगैर इधर का रुख करने की हिम्मत कर सकेगा। एक बार गजाला इसकी गिरफ्त से निकल गई तो समझो कि हम मुल्ला सरकार से भी गए। बज़ाहिर वीरा की बात में वजन था। इन दिनों गजाला जिन हालात से गुजर रही थी इनसे दो चार होकर कोई भी हौसला मंद लड़की जारह और खोखवार बन सकती थी और गजाला बुरे वक्तों में अपनी हैवानी जिबिल्लतों को पूरी तरह रूबे कार लाने की भरपूर हौसला रखती थी। लेकिन इसी के साथ ये भी एक अटल हकीकत थी, मुकम्मल बेहोशी से होश में आते ही इंसान फौरी तौर पर चुस्त और चालाक नहीं हो जाता कि किसी पर हमला आवर हो सके। बेहोशी और कामल होशमंदी के दरमियान एक ऐसा तवील अरसा भी हायल होता है जब इंसान सब कुछ देखने और सुनने के बारे में फौरी और इज़्तिरारी रद्द अमल की ताकत से यकसर महरूम रहता है। इसके असाब और कुव्वे बहुत आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी असरात की गिरफ्त से निकलते हैं। मेरी दानिश्त में गजाला के होश में आने और पूरी चूं चाल होने के दरमियान मुल्ला सरकार को बेआसानी इतना वक्फा मिल गया था कि वो गजाला को अपनी बात सुना और समझा सके। ये और बात थी कि वीरा के घर का पता ठिकाना समझ लेने के बाद गजाला के बदन में ताकत बहाल हो गई हो कि इसने मुल्ला सरकार को मार भगाया हो और बफर्जे मुहाल गजाला ने अपनी गैर मामूली कुव्वत इरादी के सहारे मुल्ला सरकार पर कोई फौरी वार कर ही दिया था तो मुल्ला सरकार को कहीं न कहीं से फोन करके वीरा को असल सूरत हाल से आगाह करना चाहिए था। इस मुहाज पर मुकम्मल और तवील होती हुई खामोशी मेरे एतबार से तशवीश अंगेज थी। क्यों ना मैं बाहर जाकर देख लूं कि वहाँ क्या हो रहा है। सुल्तान शाह ने कहा, तुम दोनों तो इस वक्त बाहर निकल ही नहीं सकते। वीरा ने सख्ती के साथ कहा, मैं मुल्ला सरकार को बता चुकी हूँ कि मैं तनहा इंतजार कर रही हूँ। हो सकता है कि देर करके वो असाबी मजबूती का अंदाजा लगाने के साथ ही आसपास मंडला रहा हो ताकि तुम्हारा साया भी देख लिया तो वो मेरे मुंह आने लगेगा। इस पर जो बालादस्ती हासिल हो गई है वो पल भर में खत्म हो जाएगी। हाँ, ये मुमकिन है कि मैं बाहर निकल कर गली का जायजा ले आऊं। इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। मैंने फौरन इसका ख्याल मुस्तरद कर दिया। आम हालात की बात और होती लेकिन वास्ता मुल्ला सरकार जैसे पेदरुल हराम से पड़ा हुआ है। वो जबरदस्त और तकरीबी सोच का मालिक है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो क्या कर गुजरेगा। हो सकता है कि वो गजाला को सरे से साथ लाया हो और किसी तदबीर से तुम्हें बाहर निकलने पर मजबूर करके तुम पर हाथ डालना चाह रहा हो। इस वक्त हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। बड़ी खुशी की बात है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिलों में इतने हमदर्दाना ख्यालात रखते हो। दरमियान में मैं एक यतीम फंस गया हूँ। बकवास मत करो, हम दोनों के बाहर निकलने के खिलाफ है। मैंने इसकी बात काट कर गुर्राते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि मुल्ला सरकार इसका कोई आदमी सामने से ही मकान की निगरानी कर रहा होगा। मैं अकबी हिस्से से बाहर फांद कर जायजा लेने के लिए जा सकता हूँ। वो मेरी बात सुनी अनसुनी करके बोला, और दीवार फांदते हुए कोई नादीदा गोली तुम्हारी खोपड़ी में घुस गई तो क्या होगा? मौत आएगी तो इस मकान पर कोई जहाज भी गिर सकता है। तकदीर के लिखे को पूरा कराने के लिए इंसान ने अपनी तरकीबों से ही ऐसी नादर सहूलतें पैदा कर ली हैं कि वक्त आ जाने पर वो ना आसमान में महफूज रह सकता है और ना जमीन के अंदर। समंदर तो वैसे ही सदा से गैर महफूज समझा जाता है। तूफानी लहरें जब चाहती हैं बहते हुए शहरों को पल भर में औंधा कर देती हैं। वो खुश दिली के साथ बोला, खुली हुई खिड़कियों से आने वाली ताजा हवा इसकी खुश
खुशगवार असरात मुरतब कर रही थी। जा रहे हो तो देखभाल कर जाना। वीरा कदरे तवक्कुफ के बाद, वैसे मुझे एक और भी शुबा हो रहा है, मेरे जाने से पहले वो भी सुना दो तो मुझे तसल्ली रहेगी। मुल्ला सरकार का फोन न आने का एक सबब ये भी हो सकता है कि गजाला ने होश में आते ही इसे बेहोश कर दिया हो और टैक्सी अपने साथ लेकर फरार हो गई हो। वीरा बोली, ये इम्कान भी करीन क्यास है, लेकिन बाहर निकले बगैर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा, जाने से पहले मैं अपना ताज़ा तरीन ख्याल भी पेश कर दूं। एक तवील अरसे के बाद सुल्तान शाह इस वक्त मौज में आया। थोड़ी देर पहले तुमने आसमान से मोहलक कंकर बरसाने वाली अबाबीलों का जिक्र किया था। इसे एक इस्तिआरा समझो तो आजकल के हवाई जहाज भी उड़ने और शोर मचाने वाली अबाबीलें हैं, जो अपने पेट, परों और चोंच से हजारों पाउंड वजनी बारूदी गिरा कर बड़ी से बड़ी फौज या आबादी को नीस्तो नाबूद कर सकती हैं। इस वक्त इस बेतुके जिक्र की क्या जरूरत थी? मैंने चिड़चिड़े लहजे में पूछा। अच्छी बात जब भी सूझ जाए कह डालनी चाहिए। इसे सब मौका के लिए रोके रखने से आदमी को दानश्वरी का मर्द लाहक हो जाता है। अच्छा मैं चला। वो फौरन ही तारीख के अंदरूनी हिस्से की तरफ हो लिया। बुनियादी तौर पर ये बहुत खामोश तबा है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने लगता है। इसके चले जाने के बाद वीरा ने दूसरी खिड़की के सामने जगह लेते हुए कहा, जब से तुमने इसके साथ कोई खुफिया ज्यादती की है, इसकी जुबान खुल गई है, लेकिन तुम देखती हो कि हर मौका पर मुझे पीछे रखकर बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहता है। काफी देर हो गई, अब सिगरेट की ख्वाहिश सता रही है। वो बुड़बुड़ाई, बेडरूम में जाकर 2 सिगरेटें सुलगा लाओ। सिगरेट हथेली में छुपाकर खिड़की से नीचे झुककर इक्का दुक्का कश लेते रहेंगे तो बाहर से किसी को पता नहीं चलेगा। मैं इन दोनों से बातें करता रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। मुल्ला सरकार की आखिरी फोन कॉल के बाद बढ़ता हुआ वक्फा अकरब की तरह मेरे जहन में चुभ रहा था। मकान में फैली हुई तारीकी और आने वाले गैर यकीनी लम्हात के दबाव की वजह से मेरे असाब पर तनाव तारी था और हवासे खमसा जरूरत से ज्यादा ही हसास हो रहे थे। खिड़की से बाहर रोशन अहाते में पौधों वगैरह पर मंडलाते हुए मच्छरों के गौल पुरहोल असेबी हेबलों की तरह फैलते और सिमटते हुए नजर आ रहे थे। ज्यादा इर्तिकाज के नतीजे में जब इन हेबलों में खदोखाल भी उभरते हुए महसूस होने लगे तो मैंने दिल ही दिल में मुल्ला सरकार पर लानत भेजकर फाटक पर निगाहें मरकूज कर ली। वीरा के आने से कबल मुझे मकान के किसी हिस्से में दमक की आवाज आई, जैसे कोई एहतियात से कहीं कूदा हो। मैंने अपने सामने फैले हुए अहाते का दोनों खिड़कियों से जायजा ले डाला, लेकिन वहाँ हर चीज ज्यों की त्यों मौजूद थी। वीरा सिगरेटें लेकर आई तो मैंने इससे भी दमक के बारे में इस्तफसार किया। इसने ना कोई दमक सुनी थी और ना ही बाथरूम वगैरह का कोई दरवाजा इस तरह बंद किया था कि इससे दमक जैसी कोई आवाज पैदा होती। टेंशन की वजह से इस वक्त तुम ज़कियुल हिस्स हो गए हो, फिर भी मैं एहतियात मकान का एक चक्कर लगा लेती हूँ। इसने गैर इरादी तौर पर सरगोशियाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा। मकान में चलकर दाखिल हुआ जाता है। कूदने की आवाज बाहर से आई थी। इसने मेरी बात काट दी। कूदने वाला भी अंदर आने की नीयत से ही कूदा होगा। फिर सुल्तान शाह भी बाहर गया है। इसके पास अकबी रास्ते की चाबी थी। हो सकता है कि वो मुकफल करना भूल गया हो। लगे हाथों में वो दरवाजा भी चेक कर लूंगी, लेकिन अब तक वहाँ बहुत ज्यादा तोफन फैल चुका होगा। दुआ करो कि इस मकान में ये हमारी आखिरी रात हो। मोहनदास की लाश अब इतनी गल चुकी है कि इससे मवाद बहना शुरू हो गया है। मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा। मुतअद्दी जरासीम से मुझे दहशत आती है। इसकी कमजोर आवाज उभरी। मैं यहाँ रुकती हूँ, तुम मकान का चक्कर लगा लो। वो हमारी बेखबरी में अकब से अंदर आ गया तो पूरी बाजी उलट जाएगी। तारीक मकान में टटोल कर आगे बढ़ते हुए मैं पूरी तवज्जो से एक एक गोशे का जायजा ले रहा था। पर फर्श पर कालीन मौजूद होने के बावजूद मैं अपने बदन का ज्यादा बोझ पंजों पर सहार कर पेशकदमी कर रहा था। मैं बस्ती लॉबी में था कि एक बार फिर दमक की आवाज सुनाई दी। वो इस कदर वाज़ेह थी कि सनसनी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं जहाँ था वहीं रुक गया, क्योंकि इस बार दमक बाहर नहीं बल्कि छत पर पैदा हुई थी। मैं कई सानियों तक अपनी जगह पर यूं मुंजमद खड़ा रहा, लेकिन फिर मुझे अपनी तेज सांसों के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं दी। छत तक जाने वाले जीने इसी बस्ती लॉबी में अंधेरे में डूबे हुए थे, मगर मुझे मालूम था कि ऊपर इनके इख्तिताम पर एक मजबूत चौबी दरवाजा दोहरे कफल से महफूज रहता था। बदमाश मुल्ला सरकार अगर किसी तदबीर से मकान की छत पर पहुंचने में कामयाब हो गया था तो इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत जीने वाले दरवाजे की थी। दूसरी फिक्र मुझे सुल्तान शाह के बारे में लाहक हो गई। इसे गए हुए इतनी देर हो गई
थी कि मुझे यकीन था कि वो मकान से बाहर निकलने में कामयाब हो गया होगा, लेकिन वापसी पर इसकी सलामती को बदतरीन खतरात लाहक थे। अगर मुल्ला सरकार मकान की छत पर मौजूद था तो वो सुल्तान शाह को अहाते की दीवार पर देखकर निहायत आसानी के साथ गोली मार सकता था। वो एक ऐसा लर्जा खेज इम्कान था जिसके बारे में मैं सिर्फ सोच ही सकता था। फौरी तौर पर इसका सद्देबब करना मेरे बस से बाहर था। जीने पर पायदान या कलीन नहीं था, इसलिए मैंने फोंक फोंक कर पंजों के बल जीने तय किए और गैर मामूली एहतियात के साथ इसके दोनों कफल चेक किए। मुझे इत्मीनान हुआ कि दरवाजा मुकफ्फल था। मैं चंद सानियों तक आखिरी जीने पर दरवाजे के करीब रुका रहा। दूसरी तरफ मौत का सा भयानक सुकूत तारी था, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि वजनी चौबी पाट के इस पार भी मुझ जैसा कोई जीता जागता वजूद तारों भरे आसमान के नीचे मौजूद था। बड़ी शिद्दत के साथ मेरा दिल चाहा कि अपने इशारिया 3-2 के पिस्तौल का दाना लकड़ी पर रख कर मैं दरवाजे के पार फायर कर दूं। इस हद फाजल के इस पार जो कोई भी खड़ा हुआ था मेरी गोली से मरता या न मरता, लेकिन जख्मी जरूर हो सकता था। बदकिस्मती से इस वक्त इन तालों की चाबियां मेरे पास मौजूद नहीं थी और मैं फौरी तौर पर दरवाजा खोलकर खुली हुई छत तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था। अगर मैं मुकफ्फल दरवाजे से गोली चलाकर अपने नादीदा हरीफ को जख्मी करने में कामयाब हो भी जाता तो मैं इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकता था। जितनी देर में मैं नीचे से चाबियां लेकर पलटता मेरे जख्मी हरीफ को छत पर से कूदकर कहीं भी फरार होने के लिए काफी मोहलत मिल सकती थी। आखिरी सीढ़ी पर वो चंद लम्हे सदियों से ज्यादा तवील हो गए। फिर अचानक एक बहुत मौहूम सी आवाज उभरी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दांत की बनी हुई कोई चीज हौले से किसी दांत से मस हुई हो। वो आवाज इतनी मदम थी कि इसकी हकीकत के बारे में खुद भी शुबे में पड़ गया। ऐसे जान गुसल लम्हात में तस्वर की करिश्मा साजियां भी अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं। अगर कोई बंद ताले पर तबाह आजमाई कर रहा था तो दोबारा कोई आवाज, कोई खनक या कोई खटका सुनाई देना चाहिए था, लेकिन वहाँ गहरा और लामुतनाही सुकूत छाया रहा, जैसे हरीरी लबादों में सरसराने वाले और असरार रूहें यक बेयक आलम लाहूत की तरफ परवाज कर गई हूँ और अपने पीछे बेकरार सन्नाटा छोड़ गई हूँ। मैं पंजों के बल सीढ़ियों से नीचे आ गया। अकबी दरवाजे पर पहुंचकर मुझे खुशी हुई कि सुल्तान शाह इन असाब शिकन लम्हात में भी अपने पीछे दरवाजा मुकफ्फल करना नहीं भूला था। वापसी पर मैंने बस्ती राहदारी में रुक कर एक बार फिर ऊपर की सुनगिन लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ गंभीर सन्नाटा था। शायद मुल्ला सरकार मुकफ्फल दरवाजे पर तबाह आजमाई का इरादा तर्क करके मकान में घुसने की कोई दूसरी राह तलाश करने की फिक्र में था। मैं वापस पहुंचा तो वीरा राइफल शाने पर लटकाए और कलाशन को हाथ में लिए किसी गुरीले की तरह अपनी जगह पर मुस्तैद थी। तुमने वो आवाज सुनी थी? मेरी आवाज सुनते ही इसने सवाल किया था। कौन सी आवाज? इसके मुशाहदे को आजमाने के लिए मैं अनजान बन गया। किसी के कूदने की आवाज, शायद छत पर से आई थी। इसका लहजा पुरसुकून था। गनीमत है कि इस बार तुम्हारे कान भी काम कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि मुल्ला सरकार या इसका कोई आदमी हमारी छत पर पहुंचने में कामयाब हो गया है। वहां से मकान में दाखिल होने के लिए जीने के अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, ताले तोड़े बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। अब हमें इधर का ख्याल भी रखना होगा। वो पुरतशवीश लहजे में बोली। ये सुल्तान शाह के हक में बहुत बुरा हुआ। अगर ऊपर वाले ने इसे देख लिया तो तीतर की तरह मार लेगा। फिक्रमंद मैं खुद भी था, मगर मैंने पुरउम्मीद लहजे में कहा, फिक्र न करो, सबसे ऊपर वाला इसकी हिफाजत करेगा। सुल्तान शाह लौट आए तो हमें अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। हम दोनों वक्फे वक्फे से बस्ती राहदारी के जीने का जायजा भी लेते रहे, लेकिन हमारी पूरी तवज्जो ड्राइंग रूम की सिमत वाले मुहाज पर ही मरकूज थी। अगर मुल्ला सरकार के साथ ज्यादा नफरी थी तो हमें एक सिमत में उलझा कर वो दूसरी सिमत से आसानी बाहर कर सकता था। छत पर काबज होने के बाद इसे हम पर कदरे बर्तरी हासिल हो चुकी थी, जिसे हम अपनी मुस्तैदी और मुनासिब मनसूबाबंदी से खत्म कर सकते थे। शर्त सिर्फ इतनी थी कि सुल्तान शाह जिंदा और सलामत वापस लौट आता। आखिरकार कुछ देर बाद सुल्तान शाह भी वापस आ गया। इसका किसी से टकराव नहीं हुआ था। इसने ये अजीब खबर सुनाई कि वीरा के मकान से आगे वाली गली में एक गैर मुकफ्फल टैक्सी मौजूद थी, जिसके तमाम शीशे चढ़े हुए थे, लेकिन इसमें कोई मौजूद नहीं था। टैक्सी से गजाला और मुल्ला सरकार दोनों ही का गायब होना और वीरा के मकान तक न पहुंचना एक ही हकीकत का गुमाज था कि मुल्ला सरकार इब्तदा से ही बदनीयत था और गजाला को अपने साथ नहीं लाया था। इसने फोन पर टैक्सी की निशानदेही करके हीले बहानों से वीरा को मजबूर करना चाहा था कि वो घर से निकलकर खाली टैक्सी की तरफ जाए। अगर वो इस हमाकत पर आमादा हो जाती तो मुल्ला सरकार इसे टैक्सी ही में अगवा करके फरार हो जाता। वीरा की साबित कदमी से
मायूस होकर मुल्ला सरकार इसके मकान में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये सुल्तान शाह की खुशकिस्मती थी कि वापसी पर इसे नहीं देखा गया था और वो हलाक या जख्मी होने से बाल बाल बच गया था। पर्दे खींच दो। सुल्तान शाह की कहानी सुनने के बाद मैंने वीरा को हदायत की, अब हम अंदर ही रहेंगे। वीरा खिड़कियों के पर्दे बराबर करने लगी और मैं सुल्तान शाह के हमरा अंदर चला गया। अंदर की बत्तियां रोशन करता हुआ जब मैं वीरा की ख्वाबगाह में जाने लग के बजाय वस्ती राहदारी की तरफ बढ़ा तो सुल्तान शाह कुछ हैरान जरूर हुआ, लेकिन इसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। तुमने बताया नहीं कि गजाला मुल्ला सरकार के साथ कहाँ गायब हो गई? मेरे मुसलसल सुकूत पर आखिरकार सुल्तान शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो सवाल कर ही बैठा। जवाब में मैंने इसे अपनी बनाई हुई कहानी का ताना बाना सुना दिया। इसके अलावा कुछ और होना मुमकिन ही नहीं। सुल्तान शाह के तेवर यक बेयक बदल गए। अगर वो हमारे साथ कमीनगी पर उतर आया है तो हमें भी इसे वैसा ही जवाब देना चाहिए। जवाब तो इस वक्त दिया जाएगा जब वो सामने आएगा। फिलहाल आंख मचोली हो रही है। मेरा ख्याल है कि इसे हम लोगों की यहाँ मौजूदगी का शुबा हो गया है, वरना अब तक वो अंदर आ चुका होता। अंदर महसूर रहकर इंतजार करने की बजाय हम बढ़कर वार क्यों न करें? सुल्तान शाह पर खून सवार होने लगा था। ऊपर का दरवाजा खोलकर अगर मैं अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ छत पर निकल जाऊं तो कोई भी मेरी सामने आने की जुर्रत नहीं कर सकेगा, लेकिन किसी और से आने वाली एक ही गोली तुम्हारा काम तमाम कर देगी। मैंने इसकी बात काट कर तेज लहजे में कहा। दूसरी बात ये कि गजाला इसके कब्जे में है। अगर इसे ये पता चल गया कि वीरा यहाँ अकेली नहीं है तो वो फरार हो जाएगा और बाद में अपनी बदनीति तस्लीम करने की बजाय सारा इल्जाम वीरा पर डाल देगा। हाँ, वो कह सकता है कि इसे वीरा के प्रोग्राम का पहले ही इल्म हो गया था, इसलिए वो गजाला को सार नहीं लाया। लेकिन हम हाथ पर हाथ धरकर भी नहीं बैठ सकते। इस जमूद से दम घुट रहा है। वक्त गुजरता रहा। रात के 10 बज गए, लेकिन कहीं से कोई खटका नहीं सुनाई दिया। हर तरफ सुकूत तारी था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मुदाखलत करने वाले को कोई राह न पाकर वापस लौट गए हों। मेरा ख्याल है कि मैदान साफ हो गया है, हमें सोने की तैयारी करना चाहिए। वीरा ने तजवीज पेश की। इस नुक्ते पर हम तीनों ही मुत्तफिक थे, लेकिन सुल्तान शाह सोने से पहले अहाते और छत का एक चक्कर लगाने पर मुसर था। मेरी दानिश्त में रात के वक्त यह कोशिश खतरनाक भी हो सकती थी, इसलिए हम आखिरी बार मकान का जायजा लेकर अपने तमाम असलहे समेत वीरा ही की ख्वाबगाह में आ गए। इन गैर यकीनी हालात में हमारा एक दूसरे से दूर रहना हमारे हक में मुजर साबित हो सकता था। वीरा को लाख इनकार के बावजूद बिस्तर संभालना पड़ा और हम दोनों कालीन पर दराज हो गए और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो ख्वाबगाह में घोर अंधेरा फैला हुआ था। वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे। मेरे ख्वाबिदा जहन में ख्याल आया कि कमरे में कोई मौजूद था कि मेरी आंखें बिला सबब नहीं खुली थी। मेरे लाशऊर में खतरे का इम्कान जागज़ी था, इसलिए कोई आहट या खटका ही मेरी नींद में खलल अंदाज हो सकता था। मैंने पूरी तरह आंखें खोलकर अपने जिस्म को ज्यादा हरकत दिए बगैर तारीख ख्वाबगाह का जायजा लिया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। गनूदगी की धुंध मेरे जहन से यकसर गायब हो चुकी थी। मैंने अपने सरहाने रखे हुए पिस्तौल पर हाथ डालते हुए बाहर निकलकर घर का एक चक्कर लगाने का इरादा किया ही था कि ख्वाबगाह के खुले हुए दरवाजे से तारीकी में एक शोला लपका और वो बेआवाज गोली मेरे ऊपर से गुजरती हुई सिंगार मेज में पेवस्त हो गई। खबरदार, जो कोई हरकत की। बाहर से बराई हुई मर्दाना आवाज उभरी। मैं अंधेरे में भी तुम सबको भून सकता हूँ। इस वक्त तुम सब मेरे निशाने पर हो। फजा में फैली हुई बारूद की बू ने आखिरकार मेरे बदतरीन खदशात पर तस्दीक की मुहर सब्त कर दी थी। इस वक्त तक फायर के घुटे हुए खटके से वीरा के अलावा सुल्तान शाह भी बेदार हो चुका था। जो जहाँ है वहीं पड़ा रहे। बाहर से दोबारा गुर्राहट उभरी। शायद इसने वीरा और सुल्तान शाह को बेदार होता हुआ देखकर अपनी हदायत दोहराने की जरूरत महसूस की थी। ख्वाबगाह की खिड़कियों पर पर्दे तने हुए थे और वहाँ गहरी तारीकी का राज था। मुझे हैरत थी कि नामालूम दुश्मन इस तारीकी में भी खासी हद तक देख लेने में कामयाब था। ये क्या हो रहा है? वीरा ने किसी को खास तौर पर मुखातब किए बगैर नींद से बोझल और तशवीश ज़दा आवाज में सवाल किया। इससे कबल के मैं कोई जवाब देता, बाहर से दूसरा बेआवाज फायर हुआ और इस बार गोली छत में पेवस्त हो गई। मेरी हदायत से इनहराफ की सूरत में ऐसी ही गोलियां तुम्हारे जिस्मों में भी उतर सकती हैं। कोई भी अपने कदमों पर उठने की कोशिश करेगा तो बेमौत मारा जाएगा। बाहर वाले ने लम्हा भर के लिए तवक्कुफ किया, फिर इसी बर्राई हुई आवाज में बोला, करीब 3 स्विच इस्तेमाल करके रोशनी करो। वीरा के बिस्तर से चिट की हल्की सी आवाज आई और रोशनी ने अंधेरे को निकल लिया। खुले हुए दरवाजे के सामने मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। रोशनी होने से पहले
ही नामालूम हरीफ दीवार की ओट में हो गया था। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम वीरा हो। इस बार बाहर वाला शख्स बराह रास्त वीरा से मुखातब हुआ था। तुम्हारे साथ बाकी 2 आदमी कौन कौन हैं? मुसल्लह होकर भी इस कदर बुज़दिल हो? मैंने तंजिया लहजे में कहा। हिम्मत है तो सामने आकर खुद देख लो। वो चंद लम्हात मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा सनसनीखेज और कीमती लम्हात थे। इसके सवाल से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो ऐसी पोजीशन में था जहां से मुझे नहीं देख सकता था। इसलिए मैं पिस्तौल संभालकर फुर्ती के साथ कालीन पर खड़ा हो गया था। इसे बातों में उलझाकर मैं दीवार के सहारे खुले हुए दरवाजे तक पहुंच सकता था और फिर किसी भी लम्हे इसे अपनी गिरफ्त में ले सकता था। लेकिन मेरे बोलते ही एक ड्रामाई रद्द अमल सामने आया जिसने मेरे वजूद में दौराने खून तेज कर दिया। डैनी, मेरी आवाज पर बाहर से एक नस्वानी सिसकी सुनाई दी जिसमें मोहब्बत और महरूमी का कर्ब रचा हुआ था। वो 100% मेरी गजाला की आवाज थी। मैंने सोचा कि गजाला शायद अजनबी की तहवील में थी, लेकिन अपने रद्द अमल के बारे में कोई गौर करने से पहले ही मेरी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खुले हुए दरवाजे से एक नस्वानी हैवला दौड़ता हुआ अंदर आया। गुलाबी लिबास में वो गजाला थी। वो हिचकियों और सिसकियों के दरमियान वालहाना अंदाज में दौड़ती हुई अंदर आई और पूरी कुव्वत के साथ मुझसे लिपट गई। जला वतनी, तवील कैदो बंद, मुजालम, तशद्दुद और दीगर सौबतों के हौलनाक तसलसल से गुजरने के बाद इसे यूं गैर मतवक्को तौर पर मेरे कड़ियल वजूद का कतुर्बनाक सहारा मैसर आया तो इसके सब्रो जब्त के सारे बंधन टूट गए और वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। मेरी बाहों में इसका नरमो नाजुक वजूद आंधी की ज़द में आए हुए किसी नन्हे से पौधे की तरह लर्ज रहा था। गजाला को यूं मैं गैर इरादी तौर पर अपनी बाहों में पाकर मेरी आंखें नमनाक हो गईं। गजाला की झलक देखते ही सुल्तान शाह क्लाशन को उठाकर बाहर लपका था। वीरा ने भी पिस्तौल संभाल कर बिस्तर से दरवाजे की तरफ छलांग लगाई थी और बाहर से ऐसी आवाजें आने लगी थी जैसे बदमस्त घोड़ों ने अचानक वहां दौड़ना शुरू कर दिया हो। खुद मेरा जहन भी इस शख्स में उलझा हुआ था जिसके साथ गजाला वहां तक पहुंची थी। मैं मर मर कर जीती रही हूँ डैनी। गजाला मेरे सीने में मुंह छुपाए सिसक सिसक कर कह रही थी, अकेली औरत अपनी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती। दर्द और कर्ब की लहरें इसका मुकद्दर बन जाती हैं, मगर मुझसे वादा करो कि अब मुझे अपनी बाहों से जुदा नहीं करोगे, कभी जुदा नहीं करोगे। अपनी डटाई के सहारे मैं अब तक जिंदा रही हूँ, लेकिन अब मेरा हौसला जवाब दे गया है। तुम खुद मुझसे दूर भागती रही हो। मैंने इसकी पुश्त सहलाते हुए दिल गिरफ्तार आवाज में कहा, तुम तो एक वो हो जो धूप छांव के खेल में कभी सामने आ जाता है और कभी एकदम गायब हो जाता है। दिलदार आगा मेरी जिंदगी का सबसे भयानक ख्वाब था। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे माफ कर दो डैनी। वो यक बेयक मेरी बाहों से फिसल कर मेरे कदमों से लिपट गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।